सो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले थे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सबसे पहले तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर वो हम लोग देखते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसा होता है। उसके बाद में आते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, चाहे वो स्ट्रांग हो या फिर वीक हो। तो ये सब फोर्सेस को हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस क्या है, वी नो दैट इट इज सिंपल पुश और पुल, जिसका हम लोग यूनिट लिखते हैं न्यूटन, बट उसको अगर न्यूटन और क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो उसका यूनिट है न्यूटन, हम लोग इसको लिखते हैं या फिर डाइन भी लिखते हैं हम लोग, सीजीएस सिस्टम है और ये बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट वगैरह ये सब हमें अच्छे से पता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उसमें सबसे पहला है हमारे पास द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। सपोज दिस टू बॉडीज आर देयर, और यहाँ पे सपोज ये दो बॉडीज 1 2 3, दिस आर पार्टिकल P1 P2 P3 इन बॉडी B1। सेकेंड बॉडी है हमारे पास जिसका हमारे पास पार्टिकल सपोज P1, इधर P2 एंड दिस P3। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इट इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इट इज फोर्स ऑफ attraction between any two bodies of having some masses। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली हमारे पास, हम लोग उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कौन से भी दो बॉडीज में हो सकता है। तो अभी होता क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इट इज सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। अब बॉडी है, इफ देयर इज बॉडी देन इट विल हैव अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट। अगर कोई बॉडी है तो उसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बिकॉज अ बॉडी विल बी अ पार्टिकल सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बॉडी विल बी अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक तो हम लोग पॉइंट मास कंसीडर करते हैं या फिर हम लोग कंसीडर करते हैं पार्टिकल सिस्टम, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में उसको हम लोग एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल को भी एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे इट विल बी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता है वेयर ऑल द मास ऑफ दैट बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, सो दैट वो कंप्लीट बॉडी हम लोग एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं वो सेंटर ऑफ मास को। बट एक सिंपल हमारे पास दो बॉडीज है, वी जस्ट सिंपल हैव टू बॉडीज ऑफ एनी शेप हैविंग मासेस m1 m2। बॉडीज b1 b2 है हमारे पास, उसके मासेस है m1 और m2। m1 में है तीन पार्टिकल, बॉडी B1 का मास है m1, बॉडी B2 का मास है m2, बॉडी B1 में है तीन पार्टिकल्स P1 P2 P3 एंड बॉडी B2 में भी तीन पार्टिकल्स है P1 P2 P3। अब जाहिर सी बात है तीन पार्टिकल्स है तो तीनों भी पार्टिकल्स के मासेस हम लोग कंसीडर करेंगे फिर m1 m2 m3, और इधर भी वही करेंगे हम लोग m1 m2 और m3। दिस आर थ्री मासेस। अब तीनों ये मास मिलाकर ये कंप्लीट मास बना है, हम लोग इसको लिखते हैं कैपिटल M1 और इसको लिखेंगे कैपिटल M2, बिकॉज वो M1 और M2 वहां पर भी यूज किया M2। तो ये जो दिखता है दो बॉडीज, तो इसकी जो बॉडीज है ना, इस कंप्लीट बॉडी में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो बॉडी दिख रही है इट इज बॉडी B1, बॉडी B2, बॉडी B1 ऑफ मास कैपिटल M1, बॉडी B2 ऑफ मास कैपिटल M2। तो बॉडी B1 में हमने तीन पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो तीन पार्टिकल्स है P1 जिसका मास है m1, पार्टिकल P2 जिसका मास है m2, पार्टिकल P3 जिसका मास है m3। एट द सेम टाइम हम लोगों ने बॉडी B2 में भी वही कंसीडर किए हैं पार्टिकल्स P1, पार्टिकल P2, पार्टिकल P3 हैविंग मासेस m1 m2 m3 रिस्पेक्टिवली। तो यहां तक तो हमें समझ में आया है। तो इट इज अ बॉडी, इट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो जैसे हमने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2। तो उसकी जो पार्टिकल्स है ना, उसके बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब कि अगर मैं कहता हूं पार्टिकल P1 एक्सर्ट्स फोर्स ऑन पार्टिकल यहाँ का P1, यहाँ का P2, यहाँ का P3। Similarly, particle P2 will apply force on this particle P1 of that body B2, particle P2 पे भी करेगा, particle P3 पे भी करेगा।
सिमिलरली पार्टिकल P3 यहाँ पे P1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, P2 पे भी अप्लाई करेगा और P3 पे भी फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने देखा था कि कोई भी फोर्स अगर तो वो पेयर में होगा, एक एक्शन फोर्स होगा तो एक रिएक्शन फोर्स होगा, एक एक्शन फोर्स होगा तो एक रिएक्शन फोर्स होगा। बोलिए व्हाट वाज दैट? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग एक्शन अप्लाई करते हैं तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी वहां पे जनरेट होता है। ये वैसा ही है कि हम लोग स्टैंडिंग, हम लोग खड़े हैं अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे हम लोग खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस। इन दैट केस वी आर अप्लाइंग फोर्स, मतलब कि हम लोग एक एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेट इक्वल्स टू mg। जो हम लोग वेट अप्लाई कर रहे हैं इस अर्थ सरफेस पे, that earth surface is also exerting a reaction force that is normal reaction on our body। तो वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है एवरीवेयर, एक्शन रिएक्शन फोर्स इज देयर। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा। तो हम लोग दो बॉडीज कंसीडर की है, दो बॉडीज में पार्टिकल P1 P2 P3, यहाँ पे भी P1 P2 P3। तो P1 पार्टिकल ये तीनों पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है, एक्शन फोर्स करेगा तो ये भी रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स बनेगा, राइट। तो हम लोग इसको अगर कंसीडर करते हैं F12, it is a force exerted by a particle P1 of body B1 on particle, suppose F11 लेते हैं। F11 क्या बनेगा? It is the force exerted by बॉडी B1 का जो पार्टिकल P1 है उसने ये बॉडी B2 के पार्टिकल P1 पे फोर्स अप्लाई किया है F11। F12 क्या बनेगा? Force exerted by first particle in first body on the second particle on the second body। उसी तरह से F13 भी क्या बनेगा? That will be a force exerted by first particle of body B1 on the third particle of body B2। सिंपल है, ये तीनों पे फोर्स किसने अप्लाई की है? बॉडी B1 का जो फर्स्ट पार्टिकल है P1 उसने बॉडी B2 के तीनों भी पार्टिकल पे ये फोर्सेस अप्लाई किए हैं। F11 हो गया, F12 हो गया, F13 हो गया। सपोज F21 अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो सेकंड पार्टिकल यहाँ पे अप्लाई करेगा फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ बॉडी B2, उसके बाद में F22 फोर्स भी आएगा, F23 फोर्स भी आएगा। अब थर्ड पार्टिकल है जो P3 है वो भी फोर्स अप्लाई करेगा, दैट विल बी F31 F32 F33। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है फर्स्ट बॉडी के तीन पार्टिकल्स है वो तीनों भी पार्टिकल बॉडी B2 के तीनों भी पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम वहां से एक रिएक्शन फोर्स भी जनरेट होके आ रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया इन दो बॉडीज के बीच में, दैट विल बी द सम ऑफ दीज फोर्सेस, दैट विल बी द सम ऑफ द स्मॉल फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। हम लोग क्या देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज को निकालना है तो इन सब जो छोटे छोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स है इसका समेशन लेना पड़ेगा। मतलब कि सिंपल हम लोग समेशन यहाँ पर अगर करेंगे तो F11 प्लस F12 प्लस F13 प्लस F21 प्लस F22 प्लस F23 प्लस F31 प्लस F32 प्लस F33। हम लोगों ने क्या किया है, इट इज द सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस एक्सर्टेड बाय दिस पार्टिकल्स ऑन ईच अदर। तो वही सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तो ये फोर्सेस का हमने समेशन निकाला है। दैट समेशन विल बी द कंप्लीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज। तो तीन पार्टिकल है इसलिए हम लोगों ने समेशन किया है, तीन पार्टिकल्स है इसलिए हम लोगों ने समेशन किया है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो बॉडी में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, दे आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंसीडर हम लोग करते हैं इन बॉडीज को, तो ये जो समेशन किया है उसको हम लोग एज अ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फोर्सेस का जो भी है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कंप्लीट बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें वहां पर मिलता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मुलेशन जो है वो दो बॉडीज के बीच में है। टू पॉइंट मासेस आर देयर m1 m2, पॉइंट मासेस आर देयर m1 m2। तो दो पॉइंट मासेस m1 m2 अगर है सर्कुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में, देन मास m1 मास m2, उनके बीच में सेंटर से के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू पॉइंट मासेस इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
तो चलो यहाँ तक तो हमें पता चल गया जी मतलब कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमारे पास है कैपिटल G इज इक्वल्स टू 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो दिस इज द फिक्स वैल्यू फॉर दिस कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो F इक्वल्स टू दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस ऑफ m1 m2। हम लोगों ने ये जो कंसीडर किया है ये इंटीग्रेशन वाला कांसेप्ट है, ये इसी से ही डिराइव किया गया है। यहाँ पे ये दो जो मासेस दिखते हैं, जो बॉडीज दिखती है, दे आर रैंडम बॉडीज, दे आर नॉट पॉइंट मासेस, इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बॉडीज। उसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम लोग पॉइंट मास कंसीडर किया है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये स्फेरिकल शेप है, दो ऑब्जेक्ट्स या फिर दो मासेस है, दो बॉडीज है जिसके मासेस m1 m2 है। तो m1 m2 मास है जिसके सेंटर्स के बीच में डिफरेंस स्मॉल r है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वहां पर कैपिटल G का मीनिंग होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो यहां तक तो हमें समझ में आया, ढंग से अच्छे से समझ में आया। पहले तो ये था सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दो बॉडीज है B1 B2 जिसके मासेस है कैपिटल M1 M2, उसमें तीन पार्टिकल्स हम लोगों ने कंसीडर किए हैं P1 P2 P3। तो हर एक पार्टिकल दूसरी बॉडी जो है उसके दूसरे जो पार्टिकल्स है दूसरी बॉडी के, चाहे वो 3 हो 6 हो 10 हो कुछ भी हो, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर अप्लाई करेगा, एक एक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो वहां से एक रिएक्शन फोर्स भी उस पे आएगी ही आएगी। ओके, दैट विल बी द एक्शन रिएक्शन पेयर। तो वही समेशन अगर हम लोग करते हैं इन छोटे फोर्सेस को, तो कंप्लीट हमें फोर्स मिल जाता है। वो बॉडीज के बीच में एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी द सम ऑफ this small forces exerted between those particles of that particular bodies। उसी को हम लोग आगे लेके गए, हम लोगों ने कंसीडर किया है 2 पॉइंट मासेस या फिर 2 बॉडीज ऑफ spherical shape of masses m1 m2, then the force of attraction between them will be capital G m1 m2 upon r square। तो capital F is equals to G m1 m2 upon r square, that is the force of gravitational force of attraction between any two bodies of masses m1 m2, 2 point masses of spherical shape having masses m1 m2 separated by the distance r, then the force of attraction between these two bodies will be the gravitational force of attraction, that is G m1 m2 upon r square। और G का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, that is 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ठीक है, अभी हम लोग अगर इसी को अगर कंसीडर करना है इन केस ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth on any object on the earth surface, उसको हम लोग कैसे कंसीडर करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो एक बार देखते हैं। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m प्लेस्ड ऑन अर्थ। तो अर्थ का मास कितना है, मास ऑफ अर्थ, तो कैपिटल M हम लोग लिखते हैं कैपिटल M mass of earth, small m mass of that object, उसके बाद में कैपिटल R, that is radius of earth, radius of earth। कैपिटल G का तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, that is यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस पर कहीं पर भी रखते हैं, तो ये जो चीजें दिखती है, ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तीनों चीजें है कांस्टेंट थ्रू आउट द अर्थ सरफेस। आप कहीं पे भी जाओ ये तीनों चीजें आपको कांस्टेंट मिलेगी, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। ये तीनों चीजें अगर हम लोग कंसीडर करें, बिकॉज ये कहां से आया है, तो यहीं से आता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any object placed on the earth या फिर force exerted by the earth on any object on its surface, उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सेम फार्मूला इज देयर, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। बट इसमें से जैसे मैंने अभी बोला था तीन चीजें हैं कांस्टेंट, कौन से, तो G M अपॉन R स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है और इसका वैल्यू निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इसको हम लोग स्मॉल g बुलाते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीनों अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम लोग फिर कभी-कभी 10 भी कंसीडर करते हैं फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ आवर कैलकुलेशन, टू ईज आवर कैलकुलेशन। तो ये तो हो गया स्मॉल g का वैल्यू, that is F equals to G M M upon R square में से ये तीन वैल्यू है कांस्टेंट।
तो ये लिखते हैं हम लोग इसको स्मॉल जी, तो F इज इक्वल्स टू बनता है mg, F इक्वल्स टू बनता है mg, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। उसको अगर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, तो स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दो, we will get the force exerted by the earth। जो यहाँ पे दिखता है कैपिटल F equals to कैपिटल G m1 m2 upon r square। This is the gravitational force of attraction between any two object। अब हम लोग अगर कंसीडर करें कि जैसे हम लोगों ने बोला कि ये कोई भी दो बॉडीज के बीच में होता है, बट उसका रीजन क्या है कि सपोज ये दो पेन है, इफ टू पेन आर देयर, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये रियलाइज क्यों नहीं होता, ये दिखता क्यों नहीं है? इट्स जस्ट बिकॉज कि ये जो फोर्स हमारा अर्थ जो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है वो हम लोग फील करते हैं। मतलब हम लोग अर्थ के ऊपर सिंपल जो भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, कोई भी चीज ऊपर फेंको वो नीचे आ जाती है, बट ऐसा ये दो पेन्स के बीच में क्यों नहीं हो रहा है? ये दो मतलब इधर रख तो इधर क्यों नहीं चिपक के आता है? इसका रीजन क्या है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। क्यों? बिकॉज जो मास ऑफ अर्थ है ना, मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 into 10 to the power 24 kg है, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इट इज कंप्लीट इतना बड़ा है कि ये पेन का वेट और ये मास ऑफ अर्थ ये मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। मास ऑफ दिस पेन इज वेरी 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 नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ अर्थ। सो कैपिटल M कितना बनता है? 6 into 10 to the power 24 kg। कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर, और ये G कितना है? तो ये G का तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ही। तो ये जो वैल्यूज दिखते हैं ना M और R के, ये काफी बड़े हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा है, वो हमें खींच के रखता है टुवर्ड्स द अर्थ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अब जहां पर ये पेन की बात आती है, इन दोनों के बीच में वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट वो नेग्लिजिबल है, जस्ट बिकॉज इन दोनों पेन्स का वेट इज वेरी नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं है एज कंपेयर्ड टू दैट मास ऑफ अर्थ। तो इसीलिए वेट नहीं, उसका एक्चुअली मास है, नॉट वेट। वेट मतलब पूरा mg हो जाएगा, सिंपल मास की बात कर रहा हूं मैं। तो मास ऑफ द पेन इज वेरी नेग्लिजिबल, ये कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फील ही नहीं होता है, वो भी नेग्लिजिबल हो जाता है। सो दैट इज व्हाट द थ्योरी अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ masses m1 m2 separated by the distance small r, that is capital F equals to capital G m1 m2 upon r square। G का वैल्यू फिक्स है, that is 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, इसका फॉर्मूला बनेगा कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और इसका डिटेल में फिर हम लोग को स्टडी करना है ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो नेक्स्ट फोर्स विल बी, मतलब नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।